हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो आज हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर का क्या नाम है? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। जो लेसन 5 है, चैप्टर 5 है, उसका क्या नाम है? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो देखिए, अगर हम इनकी बात करें, खनिज या ऊर्जा संसाधन की बात करें, खनिजों की बात करें, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी लगभग बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो धातु से बनी होती है। बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो धातु से बनी होती है। आपने पढ़ा होगा कि भूपर्पटी जो होता है विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित होता है। भूपर्पटी जो होता है किससे निर्मित होता है? खनिज के योग से बनी चट्टानों से निर्मित होता है। और इनका जो शोधन किया जाता है, इनका शोधन करके क्या निकाली जाती हैं? धातुएं निकाली जाती हैं। इनका शोधन करके उन चट्टानों, जो खनिजों के योग से जो चट्टानें निर्मित होती हैं, उन्हीं के शोधन करके, उनको शोधन करके क्या, उनका शोधन करके ही धातुएं निकाली जाती हैं। देखिए, खनिज हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को मालूम है कि खनिज क्या है, हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर हम खनिज की बात करें तो छोटी सी सुई से लेकर, यानी कि अगर हम अपने घर में देखें या कहीं भी देखें तो हर जगह पे खनिजों का उपयोग किया जाता है। छोटे से छोटे चीजों से लेकर बड़े से बड़े चीजों तक क्या, खनिजों का उपयोग किया जाता है, उसी से उनको बनाया जाता है। अगर हम बात करें, सड़कों पे बात करें, तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो सब उन्हीं से बनाई जाती हैं, खनिजों के द्वारा ये सब बनाई गई हैं। या पटरियां हैं, रेल लाइन है, जो सड़कें हैं, वो सभी किससे बनाए जाते हैं? वे सभी, उन सभी के बनने में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन सभी को, चाहे हम पटरियों की बात करें, सड़कों की बात करें, जो बड़े बड़े वाहन हम देखते हैं, बस देखते हैं, रेलगाड़ी देखते हैं, ये सभी किससे बनती हैं? सभी के बनने में खनिज का योगदान क्या है? पाया जाता है। अब इसके साथ साथ, अब ये जो जिससे चलती हैं, ये गाड़ियां जिससे चलती हैं, वो किससे चलती हैं? ऊर्जा संसाधन से। जो जो वो भी कहाँ से? जमीन के अंदर से ही निकाला जाता है। ऊर्जा संसाधन से ये गाड़ियां चलती हैं, बस चलती हैं, रेलगाड़ी चलती है, सभी किससे चलती है? ऊर्जा संसाधन। इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो भी मुख्य रूप से कहाँ से निकाली जाती है? जमीन के अंदर से ही निकाली जाती है। अब यहाँ तक कि हम खनिज की अगर बात कर रहे हैं, तो मनुष्य जो खाता है, यानी कि हम जो लोग खाना खाते हैं, उसमें भी कुछ परसेंट खनिज पाया जाता है। यानी कि हम जो खाना खाते हैं, चाहे फल हो गया या सब्जी हो गया या अन्य चीजें हो गया, उसमें भी खनिज पाया जाता है। और इसके साथ साथ जो मनुष्य अपने उपयोग में लाते हैं, जैसे विभिन्न त्योहारों में, सजावट में, वे सभी चीजों में खनिज का उपयोग हुआ होता है। तो हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा जो हमारी जिंदगी है, जीवन है, वो खनिज से क्या है? खनिज से घिरा हुआ है, खनिजों से घिरा हुआ है। और उसकी हम क्या करते हैं? हमारी आवश्यकता क्या है? खनिज है। खनिज क्या है? खनिज हमारी आवश्यकता है। तो अब प्रश्न उठता है कि खनिज क्या है? ये तो हो गया इनके बारे में। अब प्रश्न ये उठता है कि खनिज आखिर में है क्या? खनिज किसे कहते हैं? तो देखिए, खनिज वे भौतिक पदार्थ हैं जो जमीन के अंदर से खान से, हम कह सकते हैं खान से निकाले जाते हैं। खनिज का मतलब क्या होता है? कि वो खान से निकाले जाते हैं। तो खनिज वह भौतिक पदार्थ है जो कहाँ से निकाला जाता है? खान से निकाला जाता है। वो हम उसको क्या कह सकते हैं? खनिज कह सकते हैं, जो जमीन के अंदर से ही निकाले जाते हैं। अब अगर हम भूवैज्ञानिकों के अनुसार कहें खनिज क्या होता है, तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज जो होता है प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व जिसकी निश्चित आंतरिक संरचना होती है, वो क्या होता है? खनिज। भूवैज्ञानिकों की दृष्टि से खनिज क्या होता है? कि खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व जिसकी निश्चित आंतरिक संरचना होती है, वही क्या होता है? खनिज होता है। अब देखिए, खनिज अनेक रूपों में पाया जाता है। खनिज क्या है? खनिज जो है अनेक रूपों में पाया जाता है। हम कह सकते हैं ये कठोर से कठोर और नरम से नरम होता है। कठोर की अगर हम बात करें तो हीरा भी एक खनिज है। तो जो खनिज है वो कठोर से कठोर रूप में पाया जाता है, जिसमें उदाहरण के रूप में हम क्या कह सकते हैं? हीरा, जो एक खनिज है। और नरम से नरम रूप में भी पाया जाता है, जैसे चूना भी क्या है? एक खनिज है। तो इस तरह से हम खनिज को विभिन्न रूपों में अपने आसपास के वातावरण में, आसपास की परिस्थितियों में, विभिन्न रूपों में, इसके विभिन्न संरचनाओं में देखते हैं। अब देखिए,
अगर हम बात करें इसके आगे, तो जो चट्टाने होती हैं, चट्टाने खनिजों के समरूप तत्वों के क्या होती हैं, यौगिक होती हैं। चट्टाने क्या होती हैं, चट्टाने जो होती हैं खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक होती हैं। अब जो कुछ चट्टाने होती हैं वो जैसे हम मान लें चूना पत्थर, कुछ चट्टानों में जैसे हम चूना पत्थर कर रहे हैं, क्या हो गया, चूना पत्थर। तो कुछ चट्टानें होती हैं जैसे चूना पत्थर, वो क्या होती हैं, वो हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, एक खनिज से बना होता है। कुछ चट्टानें जैसे होती हैं चूना पत्थर, वो क्या, एक खनिज से बना होता है। जबकि कुछ चट्टानें जो होती हैं वो अनेक खनिजों से बनी होती हैं। कुछ चट्टानें, इनमें हम उदाहरण किसका देते हैं, चूना पत्थर एक चट्टानों से बनी होती है, तो कुछ अनेक चट्टानों से बनी होती हैं। और अगर हम खनिजों की बात करें तो अब तक भूवैज्ञानिकों के द्वारा जो खनिजों की पहचान की गई है, तो लगभग 2000 टाइप के खनिजों की पहचान की जा चुकी है। भूवैज्ञानिकों के द्वारा अब तक 2000 के आसपास खनिजों की पहचान की जा चुकी है। लेकिन जो अधिकतर चट्टानें केवल कुछ ही खनिजों में बहुतायत में मिलती हैं। 2000 के आसपास के खनिजों की खोज तो की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर जो चट्टानों में कुछ ही खनिज बहुतायत में मिलती हैं। अब देखिए, हाँ, अब खनिजों में जो विविध रंग होता है, खनिजों में ऐसा तो है ना कि खनिज एक ही कलर का हो गया, व्हाइट कलर का हो गया, या ग्रीन का हो गया, या गोल्ड कलर का हो गया। खनिजों के बहुत सारे कलर होते हैं। तो खनिजों में जो विविध रंग होते हैं, या कठोरता होती है, या चमक होती है, या घनत्व होती है, तथा विविध क्रिस्टली जो पाए जाते हैं। खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व या विविध जो क्रिस्टल पाए जाते हैं, वो भूवैज्ञानिकों के अनुसार उन्हीं की विशेषताओं के अनुसार क्या किया गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है। इसका खनिजों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कैसे किया गया है, इसके रंग के आधार पे, इसके कठोरता के आधार पे, इसके चमक के आधार पे, घनत्व के आधार पे, विविध क्रिस्टल जो पाए जाते हैं उनके आधार पे क्या किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है। तो अब हम खनिजों का वर्गीकरण देखते हैं। खनिजों का वर्गीकरण, तो खनिजों का जो वर्गीकरण किया गया है इस आधार पर देखिए, अब जो खनिज है वो तीन रूपों में पाए जाते हैं। एक होता है धात्विक खनिज, क्या है, धात्विक खनिज। दूसरा क्या होता है, अधात्विक खनिज, और जो तीसरा है ऊर्जा खनिज। तो हम कह सकते हैं कि खनिजों का जो वर्गीकरण किया गया है भूवैज्ञानिकों के अनुसार, वो कितने प्रकार का किया गया है, तीन प्रकार से किया गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। अब ये धात्विक खनिज किसे कहते हैं, धात्विक खनिज का मतलब ये होता है कि जिन खनिजों में धातु पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में धातु पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में अधातु पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। जिन खनिजों से ऊर्जा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा खनिज कहते हैं। समझ में आया होगा आपको। धातु खनिज, इसके नाम से ही पता चल रहा है धात्विक खनिज। तो जिन खनिजों में धातु पाया जाता है, धातु विद्यमान होता है, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज, जिन खनिजों में अधातु पाया जाता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। ऊर्जा खनिज, ऊर्जा देने वाले खनिज, जिन खनिजों से ऊर्जा प्राप्त होता है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। अब जो धात्विक खनिज है इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक देखिए, एक जो होता है लौह धातु, धात्विक खनिज में एक लौह धातु से संबंधित खनिज होता है जिनमें लौह अयस्क होता है, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये किस में आते हैं, लौह धातु में आते हैं। अलौह धातु, जो धात्विक खनिज को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल्य खनिज। तो जो लौह धातु है उनमें कौन कौन से धातु आते हैं, लौह अयस्क आता है, मैग्नीज, कोबाल्ट आता है। वहीं अलौह की बात करें, अलौह धातु की बात करें तो अलौह धातु में तांबा आता है, सीसा आता है, जस्ता और बॉक्साइट, ये क्या होते हैं, अलौह धातु होते हैं। वहीं अगर हम बहुमूल्य खनिजों की बात करें, जो कि धात्विक खनिज का एक उदाहरण है, बहुमूल्य खनिजों में सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये क्या होते हैं, बहुमूल्य खनिज होते हैं। तो ये था धात्विक खनिज। अब आते हैं अधात्विक खनिज पे। तो अधात्विक खनिज के कौन से उदाहरण हैं,
अधातु खनिज जो जिनमें अधातु पाया जाता है तो अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये क्या होते हैं? अधातु खनिज हैं। इनमें क्या पाया जाता है? अधातु पाया जाता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? अधातु खनिज। अब अगर बात करें ऊर्जा खनिज की, तो जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, तो ये हो गया कोयला, पेट्रोलियम, मतलब हमें नहीं, ये ऊर्जा देते हैं। इनसे विभिन्न विभिन्न, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि विभिन्न जो गाड़ियां हैं उनके लिए पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है ना, वो पेट्रोलियम जो होते हैं उन गाड़ियों के लिए ऊर्जा का काम करती है, ऊर्जा देती है। बस हो गया, रेलगाड़ी या अन्य चीजें। इसी तरह से ये ऊर्जा देने वाले खनिज हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये क्या देते हैं? ऊर्जा देने वाले खनिज हैं। तो इस तरह से खनिज को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो आई होप आपको ये धात्विक खनिज समझ में आया होगा, धात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज आपको समझ में आया होगा। अब अगला जो पॉइंट है, खनिजों की उपलब्धता। खनिजों की उपलब्धता। देखिए, समानता अगर हम बात करें तो खनिज जो होते हैं अयस्कों में पाए जाते हैं। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज जो होते हैं अयस्कों में पाए जाते हैं। और किसी भी खनिज में हम अन्य तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग करते हैं। अयस्क शब्द का प्रयोग कब करते हैं? कि किसी भी खनिज में अन्य तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु हम अयस्क शब्द का प्रयोग करते हैं। अब जो खनन होता है वो आर्थिक महत्व, खनन का आर्थिक महत्व कब है? खनन का आर्थिक महत्व कब है? जब अयस्कों में खनिजों का संचयन क्या हो? पर्याप्त मात्रा में हो। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्कों में खनिज का जो संचयन होता है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, तभी जाके हम कह सकते हैं कि इसका आर्थिक महत्व है। अब जो खनिज होते हैं वो बहुत अधिक कई शैलों में पाए जाते हैं। खनिज होते हैं वो निम्न शैलों में, बहुत सारे शैलों में पाए जाते हैं, तो जिसके बारे में अब हम जानते हैं। अब इसमें पहला क्या है? अब खनिज जो पाए जाते हैं बहुत सारे जगहों पर पाए जाते हैं, तो पहला ये है कि जो खनिज होते हैं वे आग्नेय और कायांतरित शैलों में, खनिज जो होते हैं आग्नेय और कायांतरित शैलों के बीच में, यानी कि अपभ्रंश में, दरारों में पाए जाते हैं। कौन? खनिज होते हैं वो अपभ्रंश और दरारों में, किसके? आग्नेय और रूपांतरित शैलों की अपभ्रंश, मोड़ों, दरारों में पाए जाते हैं। और इनका निर्माण कब होता है? इन खनिजों का निर्माण आग्नेय या रूपांतरित शैलों में तब होता है जब ये क्या गैसीय अवस्था में होते हैं या तरल अवस्था में होते हैं। जब ये गैसीय या तरल अवस्था में होते हैं तभी इनका निर्माण होता है। किस शैल में? आग्नेय और रूपांतरित शैलों में इनका निर्माण होता है। और इसके साथ साथ ये ठंडा होकर ऊपर आ जाते हैं और क्या करते हैं, जैसे ठोस रूप में बदल जाते हैं। ठंडा होकर ऊपर आ जाते हैं और ठोस रूप में बदल जाते हैं। और इनका निर्माण कहाँ होता है? आग्नेय और रूपांतरित शैलों में होता है, जो उनके अपभ्रंशों में, दरारों में पाए जाते हैं। अभी इसमें उदाहरण कौन कौन से खनिज उन आग्नेय और रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं उनमें, तो अगर हम उसकी बात करें तो जस्ता है, तांबा है और सीसा है। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? जस्ता बात कर रहे हैं, तांबा की और सीसा, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब पाए जाते हैं आपका आग्नेय और रूपांतरित शैलों में। वहीं अब फिर अगले कैटेगरी की बात करें तो अन्य खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो जो अन्य खनिज होते हैं, इसके अलावा जो खनिज पाए जाते हैं वो अवसादी शैलों की परतों में पाए जाते हैं। अगले जो, ऐसा तो है नहीं कि सभी खनिज आपके रूपांतरित या आग्नेय शैलों में ही मिल जाएंगे, बहुत सारे शैलों में पाए जाते हैं। तो अन्य जो खनिज होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? अवसादी शैलों की परतों में पाए जाते हैं। और जो इनका निर्माण होता है वो संचयन और जमाव का परिणाम होता है। ये कैसे बनते हैं? संचयन और जमाव के परिणाम स्वरूप अवसादी शैलों में इन खनिजों का निर्माण होता है। देखिए, अब इनमें हम बात करें तो कोयला हो गया लौह अयस्क। कोयला और लौह अयस्क जो है वो क्या होता है? वो लंबे समय तक उष्मा के दबाव के परिणाम स्वरूप बनता है। कौन कौन? कोयला और लौह अयस्क।
कोयला और लौह अयस्क जो है वो लंबे समय तक उष्मा के दबाव के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण होता है। और इसके अलावा कुछ अन्य जो खनिज जो औषधि चट्टानों में पाई जाती हैं उनमें हो गया आपका जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम। कौन कौन? जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम। ये भी एक तो कोयला और अयस्क औषधि चट्टान में पाया जाता है। इसके अलावा जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम ये भी कहाँ पाए जाते हैं? ये भी औषधि शैलों में ही पाए जाते हैं। और इनका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? शुष्क प्रदेश में वाष्पीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। इनका जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम का शुष्क वातावरण में, हम कह शुष्क प्रदेश में वाष्पीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। वही बात करें तीसरे टाइप का, अन्य खनिज कहाँ पे मिलते हैं? तो अगर तीसरे टाइप की बात करें कि अन्य खनिज कहाँ मिलते हैं, तो एक अन्य विधि के फलस्वरूप जैसे हम कहते हैं धरातली जो चट्टानें होती हैं, धरातली चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप अन्य चट्टानों में धरातली चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप खनिजों का निर्माण होता है। अब देखिए ये कैसे होता है? घुलनशील जो तत्व होते हैं अपरदन के पश्चात क्या होता है? अयस्क वाली चट्टानें रह जाती हैं। घुलनशील अपरदन के फलस्वरूप क्या होता है? अयस्क वाली चट्टानें वहां पे रह जाती हैं और फिर जाके उनका निर्माण हो जाता है। जैसे कि हम बात करें बॉक्साइट का, बॉक्साइट इसी प्रकार का उदाहरण है कि बॉक्साइट का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अपरदन के फलस्वरूप। हम कह सकते हैं कि धरातली चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बॉक्साइट का निर्माण होता है, क्योंकि बहुत सारी अपशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। जब घुलनशील तत्वों का अपरदन होता है तो अपशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं और फिर वहीं पे क्या? बॉक्साइट का निर्माण होता है। अब फिर हम बात करें चौथे पॉइंट की, अन्य फिर और खनिजों का निर्माण कहाँ होता है? तो पहाड़ियों के आधार तथा घाटी का जो तल होता है, घाटी के तल के रेत में जलोढ़ जमाव के फलस्वरूप क्या होता है? खनिज पाए जाते हैं। जलोढ़ जमाव जहाँ होता है वहां पे खनिज पाए जाते हैं। कहाँ पे? जो पर्वत होते हैं, पहाड़ियां होती है उसके आधार में, आधार मतलब नीचे ही होता है, नीचे का पॉइंट, नीचे पहाड़ी का आधार क्या हो गया? पहाड़ी तो उसके नीचे का ये आधार हो गया। तो पहाड़ियों के आधार में तथा घाटी का जो तल होता है उसकी रेत में जलोढ़ जमाव के फलस्वरूप क्या होता है कि खनिज वहां पे जलोढ़ जहाँ पे जमा होता है वहां पे खनिज पाए जाते हैं। कहाँ खनिज पाए जाते हैं? जहाँ पे जलोढ़ का जमा होता है। और अब देखिए ये जो खनिज होते हैं जल से घर्षित नहीं होते हैं। कौन? जो पहाड़ियों के आधार में पाए जाते हैं और तलों में पाए जाते हैं, घाटियों के तलों में जो जलोढ़ जमाव के फलस्वरूप जो खनिज पाए जाते हैं उनका जल से घर्षण नहीं होता, क्योंकि वहां पे जल पहाड़ियों के आधार में जल बहुत ही कम पाए जाते हैं या होते ही नहीं है, तो वहां पे उनसे जल का घर्षण उनका जल से घर्षण नहीं होता है। अब इन स्थानों पे कौन कौन से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो इन स्थानों पे हम कह सकते हैं सोना जो हो गया वो, या चांदी हो गया, या प्लेटिनम हो गया, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन कौन? सोना, चांदी, प्लेटिनम। इस प्रकार के जो खनिज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ियों के आधार में तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के फलस्वरूप ये वहां पे पाए जाते हैं। अब फिर अगला बात करें अन्य खनिज कहाँ पाए जाते हैं? महासागरीय क्षेत्रों में भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लेकिन आर्थिक उनका उतना महत्व होता नहीं है, उनकी आर्थिक सार्थकता उतना नहीं होता। महासागरीय क्षेत्रों में भी, महासागरीय जलों में भी बहुत किस्म के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन उनका आर्थिक, हम कह रहे हैं कि आर्थिक सार्थकता उतना नहीं होता है। उनमें हम नमक की बात कर लें, मैग्नीशियम की बात कर लें, तो ये सब नमक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? महासागरीय जल में ही पाए जाते हैं। नमक, मैग्नीशियम ये सब कहाँ पाए जाते हैं? महासागरीय जल में, महासागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इनका उतना आर्थिक सार्थकता या महत्व नहीं होता। तो इस प्रकार से जो खनिजों की उपलब्धता है, यानी कि खनिज जो पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं। अब देखिए
अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से धनी देश है। अगर भारत की बात करें कि भारत में खनिज संसाधन पाए जाते हैं कि नहीं, तो भारत में अच्छे और उत्तम किस्म के खनिज संसाधन पाए जाते हैं और पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन वितरण जो है, खनिजों का जो वितरण है वो एक समान भारत में नहीं है। जो भारत में खनिज पाए जाते हैं कहीं पे बहुत ज्यादा मिलेंगे, कहीं पे बहुत कम मिलेंगे, कहीं पे मिलेंगे ही नहीं। तो खनिजों के अगर वितरण की बात की जाए तो वो वितरण एक समान नहीं है। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय चट्टानों की, तो प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला हो गया, प्रायद्वीपीय चट्टान, प्रायद्वीपीय जो भाग है भारत का, प्रायद्वीपीय भारत है, वहां पे प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला हो गया, धात्विक खनिज हो गया, अभ्रक हो गया और अधात्विक खनिज के भंडार पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ पे? प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय चट्टानों में धात्विक खनिज, कोयला, अधात्विक खनिज और जैसे अभ्रक, ये सब भारी मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं प्रायद्वीपीय अगर चट्टानों या प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के पूरब और पश्चिम की बात की जाए तो पूरब में जैसे असम हो गया, पश्चिम में गुजरात हो गया। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की अगर पूरब पश्चिम की बात की जाए, पूरब में असम, पश्चिम में गुजरात, तो यहाँ पे खनिज तेल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के पूरब पश्चिम में भी, असम और गुजरात में भी खनिज तेल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं अगर इससे सटे राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान भी क्या है, राजस्थान में भी लौह खनिज पाया जाता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र से सटा हुआ जो राज्य है राजस्थान, वहां पे भी लौह खनिज पाया जाता है। वहीं अगर बात करें हम उत्तरी भारत की, उत्तरी मैदान की बात करें तो उत्तरी मैदान में, उत्तरी मैदान की अगर बात करें खनिजों की दृष्टि से तो वो अगर हम कहें कि ना के बराबर, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में ना के बराबर खनिज पदार्थ मिलते हैं। यानी कि उन क्षेत्रों में तो खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ जो क्षेत्र है, वहां पे जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो ना के बराबर ही पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में लौह अयस्क का जो वितरण है वो समान नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं पठारी क्षेत्रों की, तो वहां पे लौह अयस्क पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में लौह अयस्क पाए जाते हैं, अन्य धातुएं पाई जाती हैं और कहीं कहीं पे क्या कहते हैं, कहीं कहीं पे खनिज तेल पाए जाते हैं। लेकिन उत्तरी भारत में बात करें तो वहां पे उस तरह से खनिज पाए नहीं जाते हैं। तो अब इसी के बारे में हम आगे समझेंगे। देखिए, अब भारत में कुछ खनिजों का विवरण है, भारत में कुछ खनिजों का विवरण है, तो उसको हम समझेंगे कि कौन कौन सा खनिज जो है कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो उसमें जो भारत में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लोहा, सोना, चांदी। तो अब उसके बारे में मैग्नीज, तो कौन कहाँ पे कितना मात्रा में पाया जाता है, अब उसको हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं अब लौह खनिज पर। देखिए, लौह खनिज जो है वो धात्विक खनिजों का क्या है, कुल उत्पादन मूल्य का एक जो योगदान देता है वो 3/4, यानी कि हम कह लें 3/4। कितना देता है? 3/4। जो लौह खनिज है, लौह खनिज क्या करता है, लौह खनिज क्या करता है, धातुई जो खनिज है उनका जो कुल उत्पादन होता है, उसका जो मूल्य होता है, उसमें कुल उत्पादन मूल्य का 3/4, 3/4 जो हिस्सा होता है वो किसका होता है, लौह खनिज का ही होता है। यह क्या करता है, ये धातु शोधन के उद्योगों के विकास में मदद करता है। लौह खनिज क्या करता है, धातु शोधन के जो काम होते हैं, धातु शोधन उद्योग के का जो विकास है उसमें लौह खनिज का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा ये क्या करता है, घरेलू जो देश का घरेलू मांग है, लौह खनिज के मामले में अगर बात करें तो देश की घरेलू मांग जो है, पूरे देश में जो घरेलू मांग है लौह खनिज का, उसको तो पूरा कर लिया जाता है। इसके साथ साथ इतना लौह खनिज का उत्पादन होता है देश में कि वह दूसरे देशों को निर्यात भी किया जाता है।
तो लौह खनिज के दृष्टि से देश को अगर कहा जाए कि देश काफी समृद्ध है तो इसमें गलत नहीं है, क्योंकि देश में पूरा जो मांग है उसको तो मांग की पूर्ति तो कर लिया जाता है, इसके साथ साथ क्या किया जाता है, दूसरे देशों को बेचा भी जाता है, निर्यात भी किया जाता है। तो अब इसमें हम पहला पॉइंट, अब इस लौह खनिज में पहले पॉइंट पे आते हैं, लौह अयस्क। लौह अयस्क, देखिए लौह अयस्क जो है, अब इसका हम क्या करेंगे, पहले इसको हम समझते हैं। देखिए लौह अयस्क क्या है, अब जो लौह अयस्क हम कह रहे हैं कि सबसे अधिक पाया जाता है, वो हम कह सकते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में हम कह सकते हैं लौह अयस्क बहुत ही अधिक पाया जाता है। कुल मिला के जो 52% है लौह अयस्क, वो कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में। कितना परसेंट, 52%। लौह अयस्क की दृष्टि से जो उड़ीसा है वो क्या है, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही समृद्धशाली राज्य है, क्योंकि यहाँ पे कितना 52% पाया जाता है। वही अन्य राज्यों की बात करें तो जो ये जो है 7% वो अन्य राज्यों में पाया जाता है। उड़ीसा में 52% पाया जाता है और अन्य राज्यों में क्या पाया जाता है, 7% लौह अयस्क पाया जाता है। वही अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में 11% लौह अयस्क पाया जाता है। कितना परसेंट, 11% जो लौह अयस्क पाया जाता है वो झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में कितना पाया जाता है, 11% लौह अयस्क पाया जाता है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो 14% लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक में लौह अयस्क कितना पाया जाता है, देश के कुल उत्पादन का 14% जो लौह अयस्क है वो कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। इसके अलावा जो 16% है वो कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। तो ये जो आंकड़ा है वो 2016-17 का आंकड़ा है। कब का है, 2016-17 का ये आंकड़ा है। हाँ, तो ये है लौह अयस्क। तो हमने क्या देखा, ये जो रिपोर्ट है 2016-17 का जो रिपोर्ट है, खान मंत्रालय का वार्षिक रिपोर्ट कब का है, 2016 और 17 का। उसके हिसाब से सबसे अधिक जो लौह अयस्क पाया जाता है वो कहाँ पे, उड़ीसा में पाया जाता है। झारखंड में 11%, पूरे भारत के उत्पादन का झारखंड में 11%, कर्नाटक में 14%, छत्तीसगढ़ में 16% और अन्य राज्यों में 7%। तो सबसे अधिक हम कह रहे हैं कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा जो है वो लौह अयस्क की दृष्टि से सबसे समृद्धशाली राज्य है। अब लौह अयस्क की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये एक आधारभूत उद्योग है। लौह अयस्क क्या है, लौह अयस्क जो है वह एक आधारभूत उद्योग है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। इसे अगर हम कहें कि औद्योगिक विकास की रीढ़ है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करता है, उद्योगों को आधार प्रदान करता है। उद्योगों में इसका बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और ये भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाया भी जाता है। लौह अयस्क की दृष्टि से भारत क्या है, काफी समृद्धशाली राष्ट्र है। देखिए अब बात करें हम लौह अयस्क की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटाइट जो होता है, मैग्नेटाइट जो है वो सर्वोत्तम लौह अयस्क है। मैग्नेटाइट
मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेटाइट जो है वह एक सर्वोत्तम लौह अयस्क है जिसमें जो लोहा का अंश, अगर लोहांश कहा जाए या लोहे का अंश कहा जाए, तो मैग्नेटाइट में जो लोहे का अंश पाया जाता है वो कितना परसेंट पाया जाता है? 70% पाया जाता है। मैग्नेटाइट में लोहे का जो अंश होता है वो कितना होता है? 70% होता है। और इसमें मैग्नेटाइट में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण भी पाया जाता है। क्या? मैग्नेटाइट में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण भी पाया जाता है जो विद्युत उद्योगों में काफी उपयोगी होता है। जो इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है मैग्नेटाइट में, वो क्या होता है? विद्युत उद्योग में काफी ज्यादा क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, काफी ज्यादा उपयोगी होता है। तो ये था मैग्नेटाइट। इसी तरह से एक लौह अयस्क होता है हेमेटाइट। उसका क्या नाम है? हेमेटाइट। एक है मैग्नेटाइट किस्म का लोहा होता है और एक होता है हेमेटाइट। अब इसमें जो हेमेटाइट है वो क्या है? महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। हेमेटाइट भी क्या है? जैसे ये मैग्नेटाइट एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क है, उसी तरह से हेमेटाइट की अगर बात करें तो हेमेटाइट जो है वो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। कैसा? महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क। और इसका जो उपयोग बहुत ही अधिक किया जाता है। हेमेटाइट का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक मात्रा में हेमेटाइट का उपयोग किया जाता है। इसका उपभोग बहुत ही अधिक किया जाता है। लेकिन अगर बात करें लोहे के अंश का, तो मैग्नेटाइट की तुलना में हेमेटाइट में जो लोहे का अंश होता है वो उसकी तुलना में कम होता है। जहां मैग्नेटाइट में लोहे का अंश होता है 70%, वहीं हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट में जो लोहे का अंश होता है वो 50 से 60% होता है। हेमेटाइट में लोहांश जो होता है वो मैग्नेटाइट की तुलना में क्या होता है? कम पाया जाता है। तो ये है लौह अयस्क। अब आगे हम देखते हैं कि लौह जो अयस्क होता है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। भारत के बहुत सारे क्षेत्र में लौह अयस्क पाया जाता है। तो जैसे कि उड़ीसा हो गया, उड़ीसा में जो हेमेटाइट किस्म का लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और काफी अधिक अच्छे क्वालिटी का हेमेटाइट जो होता है उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा में मिलता है। वहीं महाराष्ट्र राज्य की बात करें या छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ में भी उत्तम क्वालिटी का हेमेटाइट पाया जाता है। एक तो मैंने क्या बताया उड़ीसा में, उड़ीसा के साथ साथ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी उत्तम किस्म का हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। अब इसमें जो होता है इस्पात बनने में सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण होते हैं। किसमें? हेमेटाइट में। हेमेटाइट में जो कि उड़ीसा में पाया जाता है और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, इसमें इस्पात बनने के सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान होते हैं। और इस प्रकार का जो हेमेटाइट होता है उसको विशाखापट्टनम से इसे कहां पे निर्यात किया जाता है? जापान तथा दक्षिणी कोरिया को भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है। वहां पे अच्छे किस्म के विशाखापट्टनम में क्या अच्छे किस्म के हेमेटाइट मौजूद होते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं? भारत से जापान और दक्षिणी कोरिया को निर्यात किया जाता है। वही बात करें इसके बाद लौह अयस्क की, तो कर्नाटक में, गोवा में और कर्नाटक और गोवा में जो लोहा पाया जाता है वो उत्तम क्वालिटी का नहीं होता है। उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में तो उत्तम क्वालिटी का हेमेटाइट पाया जाता है जिसको विदेशों पे निर्यात भी किया जाता है। लेकिन जो कर्नाटक और गोवा की बात करें तो वहां पे भी लोहा पाया जाता है, लेकिन जो क्वालिटी होती है उसकी वो उत्तम क्वालिटी की नहीं होती है। लेकिन फिर भी देश में उसका दक्षता से क्या किया जाता है? दोहन किया जाता है, यानी कि उसका उपयोग कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वो क्वालिटी तो इतनी अच्छी होती नहीं है, लेकिन फिर भी उसका उपयोग देश में कर लिया जाता है। और मर्मगोवा जो है, मर्मागोवा जो पत्तन है, तो वहां से मर्मागोवा से पत्तन से इसका क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है दूसरे देशों को, इसे भी क्या किया जाता है? भेजा जाता है। तो ये था लौह अयस्क। आई होप आपको लौह अयस्क के बारे में समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले अगले लौह खनिज पे, अगले खनिज पे चलते हैं जिसका क्या नाम है? मैग्नीज। अगला जो खनिज है उसका क्या नाम है? मैग्नीज।
देखिए अब मैग्नीज क्या है, मैग्नीज भी एक यह भी एक इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग किसमें किया जाता है, इस्पात के विनिर्माण में। अब देखिए अब मैग्नीज जो है वो भारत में किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इसको देखते हैं। ये भी 2000 खान मंत्रालय के द्वारा 2016-17 का जो आंकड़ा है खान मंत्रालय के द्वारा कि मैग्नीज कहाँ कहाँ पे कितना पाया जाता है, तो उसके बारे में है। तो ये जो खान मंत्रालय का जो रिपोर्ट है, खान मंत्रालय का जो रिपोर्ट है उसमें जो मैग्नीज पाया जाता है वो 27% कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। लगभग हम कह सकते हैं कि 1/4 जो होता है 27% कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो मैग्नीज निकलता है पूरे भारत में उसका 27% कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वही अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे भी कितना 25% महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। जो मैग्नीज निकाला जाता है उसमें मध्य प्रदेश में कितना, मध्य प्रदेश में 27% पाया जाता है और महाराष्ट्र में कितना पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है 25% पाया जाता है। उसी तरह से फिर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भी 25% मैग्नीज पाया जाता है। कितना, उड़ीसा में 25% मैग्नीज पाया जाता है। तो अगर हम बात करें 3 राज्यों की तो लगभग 3/4 जो मैग्नीज है वो पूरे भारत 3/4 मैग्नीज तो 3 राज्यों में ही पाए जाते हैं। वहीं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी क्रमशः 11% और 10% पाए जाते हैं। कर्नाटक में कितना पाया जाता है, कर्नाटक में 11%, कर्नाटक में कितना पाया जाता है 11%, और वहीं 10% जो है वो कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 10% पाया जाता है, कर्नाटक में 11% पाया जाता है, और जो ये 2% बच रहा है वो कहाँ पाया जाता है, अन्य राज्यों में। बाकी भी अन्य राज्य होंगे ना जहाँ मैग्नीज पाया जाता होगा, तो इन अन्य राज्यों में ये पाया जाता है। तो ये रिपोर्ट कब का है, 2016-17 का जो खान रिपोर्ट है 2016-17 के अनुसार वहां पे मध्य प्रदेश में 27% मैग्नीज पाया जाता है, महाराष्ट्र में 25% पाया जाता है, उड़ीसा में 25% पाया जाता है, कर्नाटक में 11%, आंध्र प्रदेश में 10%, और बाकी जो 2% बचता है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो देश के अन्य भागों में, अन्य राज्यों में पाया जाता होगा। तो अगर मैग्नीज की बात करें तो ये क्या है, इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इस्पात के विनिर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब 1 टन इस्पात बनाना होता है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज लगता है, 10 किलो मैग्नीज लगता है। कितना, 10 केजी। 1 टन इस्पात बनाने में 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज लगता है, 10 केजी मैग्नीज लगता है। अब मैग्नीज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मैग्नीज का जो अधिकतम प्रयोग होता है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाएं बनाने में और पेंट बनाने में किया जाता है। किस किस लिए, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट और जो कीटनाशक दवाएं होती हैं हाँ, तो मैग्नीज जो होता है, मैंने क्या बताया कि मैग्नीज जो होता है इस्पात के विनिर्माण में, इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज का प्रयोग कब किया जाता है, इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। और 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज लगता है, 10 किलो मैग्नीज लगता है। अब मैग्नीज से क्या क्या बनाया जाता है, तो मैग्नीज से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है और पेंट बनाया जाता है और कीटनाशक दवाएं बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें को बनाने में मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। अगर हम मैग्नीशियम के बारे में पढ़ रहे हैं
तो ये हम जो जानकारी हमें क्या 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 जानकारी रखनी है कि मैग्नीशियम पहले पाया कहा जाता है, किन किन क्षेत्रों में ये ज्यादा मिलता है, और फिर ये भी जानकारी हमें होनी चाहिए कि मैग्नीशियम का आखिर में उपयोग क्या होता है। तो मैग्नीशियम का मैंने उपयोग क्या बताया कि मैग्नीशियम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, पेंट बनाने में और कीटनाशक दवाएं बनाने में मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा, ये अगर उड़ीसा की हम बात करें तो जो उड़ीसा राज्य है वो मैग्नीज के उत्पादन में देश का सबसे बड़ा राज्य है। कौन? उड़ीसा। उड़ीसा जो है मैग्नीज के उत्पादन में देश का सबसे बड़ा राज्य है। ये तो जो आंकड़े हैं 2016-17 के हैं ना, लेकिन 2001 के अनुसार, 2000 और 2001 के अनुसार जो उड़ीसा राज्य था वो मैग्नीज के उत्पादन का 1/3 क्या करता था? उत्पादन करता था। जो पूरे देश में मैग्नीज का उत्पादन होता था उसका अकेले 33% जो हिस्सा था वो कहां से उत्पादन किया जाता था? किस राज्य से? उड़ीसा राज्य से मैग्नीज का उत्पादन किया जाता था। हालांकि हाल के कुछ वर्षों में मैग्नीज के उत्पादन में उड़ीसा की जो हिस्सेदारी वो घटी है और कितना परसेंट हो गई? 25%। लेकिन फिर भी मैग्नीज के उत्पादन में उड़ीसा का एक अहम रोल है। तो आई होप आपको आज का जो मैंने वीडियो था, पहला वीडियो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये कौन सा पार्ट था? पार्ट 1, आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इसके बाद जो भी अन्य खनिज हैं उसके बारे में हम उसके अध्ययन करेंगे। कौन सा खनिज कितना महत्वपूर्ण है, किन राज्यों में पाया जाता है और क्या क्या उसकी आवश्यकताओं, किन आवश्यकताओं को वो पूरा करता है, उससे क्या क्या बनाया जाता है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।